हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज का टॉपिक होगा अस्थमा के बारे में, जिसे आप लोग अस्थमा बोलते हैं लेकिन सही मायने में इसे एज़मा पढ़ा जाता है। ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। आज हम इसके बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पस पर बनाई जा रही है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लोग सेल्फ मेडिकेशन करें, इसलिए इस वीडियो के अंदर हम दवाइयों की कोई पोटेंसी के बारे में बात नहीं करेंगे। दवाइयों को आपको कैसे लेना है इस बारे में भी बिल्कुल बात नहीं करेंगे। इस वीडियो के पीछे हमारा मेन मोटिव है कि आपको पता होना चाहिए आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन होम्योपैथी दवाइयों से पॉसिबल है, सिर्फ इतना। और साथ में हम कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बात करेंगे जो पेशेंट को पता होना चाहिए। पेशेंट को ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम होने पर उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस वीडियो से आपको सिर्फ इतनी हेल्प हो सकती है कि आप बीमारी को सही से जान पाए। तो आई एम श्योर आपको यहाँ पर ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। अस्थमा प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके बारे में वैज्ञानिक भी अब तक पूरी तरीके से नहीं बता पाए हैं। अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हर पेशेंट को अलग अलग कारणों की वजह से हो सकती है। किसी को एलर्जी होने की वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। कई पेशेंट को ये प्रॉब्लम जेनेटिक्स की वजह से होती है। तो कई बार ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको कभी भी स्किन प्रॉब्लम हुई हो और स्किन प्रॉब्लम को सप्रेस कर दिया गया हो, और सप्रेस होने के बाद वो प्रॉब्लम अस्थमा के रूप में बाहर निकली हो। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन पेशेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कि वो अपने ट्रिगर पॉइंट को नोट करे। उनकी प्रॉब्लम कब बढ़ती है और कब कम होती है, ये सब बातें पेशेंट को नोट डाउन करके रखनी चाहिए। किस वेदर में उनकी प्रॉब्लम बढ़ती है, क्या उनकी प्रॉब्लम डस्ट से बढ़ती है, केमिकल की वजह से बढ़ती है, या फिर जब भी वो स्ट्रेस लेते हैं तब उनकी प्रॉब्लम बढ़ती है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन मेनली यही माना जाता है कि जिस भी पेशेंट का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। अस्थमा क्या, कोई भी बीमारी आपको तभी होती है जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो। इसलिए किसी भी बीमारी को टैकल करने के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसी बेसिस पर होम्योपैथी की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को भी दिया जाता है, ताकि आपकी जो वाइटल फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग हो। और एक बार जब वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कभी भी आपकी बीमारी को ठीक नहीं करती है, वो आपकी वाइटल फोर्स को मजबूत करती है, ताकि आपकी बॉडी उस बीमारी से खुद ब खुद लड़ पाए। देखिए, आप लोग खुद से तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं ले सकते, करेक्ट। आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी डाइट को अच्छा कर सकते हैं, योग को फॉलो कर सकते हैं, और नेचुरोपैथ को फॉलो कर सकते हैं। नेचुरोपैथ यानी नेचर के द्वारा आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यही बेस्ट तरीका है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का, जो आप लोग खुद कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके अपने आप ही ठीक होने लगेगी। तो चलिए, बहुत बातें हो गई इस टॉपिक पर, अब हम प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम सिम्टम को जानेंगे, यानी अस्थमा पेशेंट की बॉडी में कौन से लक्षण नज़र आते हैं। देखिए, लक्षणों को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप लोग जब सांस लेते हैं तो वो सांस आपकी बॉडी में कैसे ट्रैवल करती है। एक बार जब आप लोग इस प्रोसेस को समझ जाएंगे तो आपको पता होगा कि पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या होता है। देखिए, जब भी आप लोग अपनी नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं तो वो ऑक्सीजन आपकी नेज़ल कैविटी में जाती है, फिर वही ऑक्सीजन ट्रैवल करते हुए आपकी ट्रैकिया तक पहुंचती है। ट्रैकिया के बाद वो ऑक्सीजन ब्रोंकाई तक जाती है, और ब्रोंकाई के बाद एल्वियोली तक जाती है। एल्वियोली आपकी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही वो पार्ट है आपकी बॉडी का जहाँ से ये ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर मिल जाती है। और इसके साथ साथ ही आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट गैसेज है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपकी बॉडी से बाहर हो जाती है। यानी एल्वियोली आपकी बॉडी का वो पार्ट है जहाँ से गैसेज एक्सचेंज होती है। ये प्रोसेस होता है जब आप लोग सांस लेते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। देखिए, जितने भी अस्थमा पेशेंट होंगे उनकी प्रॉब्लम सांस लेने में नहीं होगी, उनकी प्रॉब्लम होगी सांस छोड़ने में।
क्योंकि अस्थमा पेशेंट की बॉडी के अंदर जो एयर पाइप है उसमें CO2 गैस ट्रैप हो जाती है, जिससे उनका दम घुटने लगता है, उनकी चेस्ट में उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है, टाइटनेस फील होती है। तो वो इसीलिए होता है कि एयरवेज के अंदर CO2 गैस ट्रैप हो गई है। आपको बस उनके वही रास्ते को क्लियर करना है, उस जगह पर गैस ट्रैप ना हो ऐसी कंडीशन लानी है। ये कंडीशन आप कैसे लाएंगे इसके बारे में हम पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम कब बढ़ती है, आपकी प्रॉब्लम कब कम होती है। बस उसी रूल को आपको फॉलो करना है। आपकी जिससे प्रॉब्लम बढ़े आपको वो काम को नहीं करना है, और जिससे आपकी प्रॉब्लम कम हो आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है। और साथ ही साथ अपनी डाइट को अच्छा रखना है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। 80% प्रॉब्लम पेशेंट अपनी खुद ही सॉल्व कर सकता है, अच्छी आदतों को फॉलो करके, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करके, राइट। चलिए अस्थमा पेशेंट की बॉडी को भी समझते हैं। उनकी बॉडी के अंदर ऐसा क्या हो जाता है जिससे उनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। अस्थमा पेशेंट के लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी स्वेलिंग हो जाती है, यानी जहाँ से ऑक्सीजन पास होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है, वो जगह सिकुड़ने लगती है। बॉडी के अंदर जो एल्वियोली पार्ट है कई बार उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जो गैसों का एक्सचेंज होना चाहिए था अच्छी तरीके से वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, और पेशेंट को लगता है दम घुट रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और चेस्ट में टाइटनेस फील हो रहा है। तो ये सिम्टम नज़र आते हैं अस्थमा पेशेंट को। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि पेशेंट की बॉडी के अंदर ये लक्षण क्यों नज़र आए, क्योंकि एयरवेज के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गई थी। और ऐसी इन्फ्लेमेशन को खुद से ठीक करने के लिए बॉडी के अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और म्यूकस के बढ़ने से पेशेंट को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। पेशेंट को खांसी बहुत होगी, पेशेंट को फील होगा कि बहुत सारा कफ जमा हुआ है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा। इस वजह से अगर आप पेशेंट को चेक करेंगे तो बॉडी के अंदर से वीजिंग साउंड सुनाई देगा। इसके अलावा पेशेंट की हार्ट बीट बढ़ जाएगी क्योंकि CO2 गैस ट्रैप हो गई है। तो ये सारे सिम्टम हैं अस्थमा पेशेंट के। नॉर्मली ऐसे पेशेंट को एलोपैथी में एंटी एलर्जिक दवाई दी जाती है, स्टेरॉइड दिए जाते हैं ताकि एयरवेज को क्लीन रखा जा सके। लेकिन होम्योपैथी दवाइयों की हेल्प से इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन पेशेंट की प्रॉपर केस स्टडी करने के बाद, देखिए ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। बाकी बातों के बारे में हम कल के सेशन में समझेंगे। पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी कौन सी होम रेमेडी है जिसे पेशेंट फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा ऐसी कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं जो इस केस में वर्क करती हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो से काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.